हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे 2 और वीडियो बनाई हैं। आई सजेस्ट पहले आप उन वीडियोस को देखें, दैन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो मूव करते हैं हम आज के टॉपिक पे एंड बात करते हैं हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। मैंने यहाँ पर आपके सामने कई सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बात करें हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इन केमिस्ट्री वी यूज वेरियस केमिकल्स इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री की बात करें तो हम केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, कई सारी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई सारी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इन केमिकल रिएक्शन के अंदर हम अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एंड इन रिएक्शन के अंदर वेरियस केमिकल्स को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, these chemical must be used in a certain amount or concentration। ये जितने भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इनको हम क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट के अंदर या कॉन्सेंट्रेशन के अंदर लेते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल कि हमें कोई केमिकल लेना है, HCl लेना है तो इतना ml लेना है। अगर हमें NaOH लेना है तो इतने ग्राम लेना है। या इसको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में कि भाई 10% का सॉल्यूशन लो, 15% का सॉल्यूशन लो, इतना मोलैरिटी का सॉल्यूशन लो। तो ये हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, 10 ml, 20 ml, 50 ग्राम, या एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है कि इतने परसेंट सॉल्यूशन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ केमिकल वी यूज वेरियस मेथड विच आर गिवन बिलो। कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के लिए हम कई सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन किस किस तरीके से हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10% का सॉल्यूशन बनाना है, मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है। तो ये सभी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के मेथड्स होते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन को इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या क्या वो मेथड्स हैं, मैंने यहाँ पर नेम मेंशन कर रखे हैं, जिसमें से हमारा जो है फर्स्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। ये कुछ मेथड्स हैं। इनके अलावा और भी कुछ मेथड्स होते हैं, बट जो हम मेजरली या मेनली यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या केमिस्ट्री के अंदर, उसके नेम मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं। सो वन बाय वन हम इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। बात करें अगर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन की, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड कुछ फॉर्मूला लिख रखा है। सो वन बाय वन इनके हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, देन फॉर्मूले की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट is very low then we determine the concentration of solute by using parts per million। जब हमारा जो सॉल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तब हम क्या करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं या निकालते हैं यूजिंग पार्ट्स पर मिलियन। जब हमारे पास जो भी सॉल्यूट है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में या बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर है, बहुत ज़्यादा कम है, तब हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। इन पार्ट्स पर मिलियन, या इसको शॉर्ट में हम पीपीएम भी कहेंगे, इन पीपीएम वी टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट एज पार्ट। वन पार्ट कैन बी इक्वल टू 1 mg, 1 microgram, 1 nanogram, 1 ml, 1 micro ml, etc., which will be applicable to both solute and solvent। well ppm के अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट को पार्ट की तरह काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया कि 1 माइक्रोग्राम, 1 mg। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखे हैं। हमने 1 mg को क्या करा, एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया कि 1 mg को हम 1 पार्ट की तरह काउंट करेंगे। इसको जब हम एग्जांपल पे आएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। 1 mg को हम एक पार्ट की तरह काउंट कर सकते हैं, या और भी हम इसमें क्वांटिटी को एक पार्ट की तरह काउंट कर सकते हैं। हम चाहे तो माइक्रोग्राम में ले सकते हैं,
चाहे तो हम 20 माइक्रोग्राम को एक पार्ट कह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या कंडीशन है, एंड जो भी सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन को हम पार्ट काउंट करेंगे वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। सो हम यहाँ पर चाहे तो 1 mg को एक पार्ट की तरह ले सकते हैं, चाहे तो 10 mg को एक पार्ट की तरह ले सकते हैं। अब ये क्वांटिटी जो है, हम जो भी पार्ट की फॉर्म में ले रहे हैं वो सोल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के ऊपर जो है हमारी अप्लाई होगी, जो कि हमारी एप्लीकेबल होगी टू बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर। मतलब अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, हमने क्या करा, 1 माइक्रोग्राम को 1 पार्ट की तरह कंसीडर करा कि 1 माइक्रोग्राम को हम एक पार्ट बोलेंगे। हमने क्या करा, 25 माइक्रोग्राम लिया और 25 माइक्रोग्राम ऑफ शुगर लिया और 1 मिलियन माइक्रोग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए, 1 माइक्रोग्राम मतलब एक पार्ट, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 1 माइक्रोग्राम का मतलब है एक पार्ट। हमने क्या करा, 25 माइक्रोग्राम लिए तो कितना हो गया, 25 पार्ट ऑफ शुगर। 25 पार्ट ऑफ शुगर हमने क्या करा, लिया, और साथ में क्या लिया, 1 मिलियन माइक्रोग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1 मिलियन हमने पार्ट लिए। 1 माइक्रोग्राम एक पार्ट है, चाहे वो सोल्यूट का हो, चाहे वो सॉल्वेंट का हो या सॉल्यूशन का हो, वो पार्ट की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। सो यहाँ पर 25 माइक्रोग्राम मतलब आपका 25 पार्ट, 1 मिलियन माइक्रोग्राम मतलब 1 मिलियन पार्ट। तो 25 पार्ट ऑफ शुगर हमारे किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर के अंदर। तो इस हिसाब से जो हमारी इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो क्या रहेगी, 25 ppm रहेगी। इसमें मैं एक लाइन ऐड और करना चाहूँगा। जो ppm होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं हमारे 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर। इसको हम फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, ppm ऑफ सॉल्यूट निकालने का वहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने कुछ सैंपल ले रखा है। अब इस सैंपल के अंदर मान के चलते हैं कि हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट के साथ साथ क्या हो सकता है, हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट हो सकता है, एंड हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं। हम यहाँ पर दो सॉल्यूट को लेके चलते हैं कि इसके अंदर दो सॉल्यूट हैं। एक को हमने कंसीडर करा सॉल्यूट ए और एक को कंसीडर करा हमने सॉल्यूट बी। सो यहाँ पर ये सॉल्यूट ए हो गया, ये सॉल्यूट बी हो गया। तो ए वाला सॉल्यूट कितने पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्वांटिटी फिक्स कर दी है कि एक पार्ट को हम 10 मिलीग्राम बोलेंगे। तो अगर वो हमारा जितने भी मिलीग्राम में होगा उसको पार्ट में कन्वर्ट करा जाएगा, कितने पार्ट के अंदर है यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, और टोटल कितना पार्ट है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, इंक्लूडिंग ए, इंक्लूडिंग बी, इंक्लूडिंग सॉल्वेंट, वो सारा का सारा हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। जो भी वैल्यू आएगी वो हमें उस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बताएगी ppm के अंदर। आई होप आपको ये कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है हमारा मास परसेंटेज। वेल, ये मास परसेंटेज बहुत सिंपल टेक्निक है। इसके अगर पॉइंट्स की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास परसेंट और वेट परसेंट। इसको हम मास परसेंट या वेट परसेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस वी डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन द मिक्सचर एज द परसेंटेज ऑफ दैट सब्सटेंस मास इन रिलेशन टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। वेल, सिंपल सी चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहीं पे इसी एग्जांपल को कंसिडर करते हुए चलते हैं। हमारे पास एक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर हमारे कई सारे सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं, कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं एक केमिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ ए। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे ए का टोटल मास कितना है इस बीकर के अंदर। इस बीकर के अंदर हमारा कंपाउंड ए भी है या केमिकल ए है,
एक केमिकल बी है, इसके अंदर सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो इन तीनों के अंदर या इस बीकर के अंदर जितना भी हमारा सैंपल प्रेजेंट है, उसके अंदर सिर्फ ए कितना ग्राम का है, ए का कितना मास प्रेजेंट है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे फॉर्मूले की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, इसमें जो एक पर्टिकुलर जो हमने सॉल्यूट सेलेक्ट करा है उसका कितना मास है टोटल सॉल्यूशन में, टोटल मिक्सचर में, इसका ए वाले का मास लेंगे और टोटल बीकर के अंदर जितना भी सैंपल प्रेजेंट है, चाहे उसमें ए प्रेजेंट है, चाहे बी प्रेजेंट है, चाहे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उन तीनों को मिक्स करके टोटल जो मास आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जो वैल्यू आती है हमारे पास वो मास परसेंटेज कहलाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के मास को हम चेक करते हैं टोटल मास से कंपेयर करते हुए। सो ये आपके सामने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके मास परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज पर। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने पॉइंट्स लिख रखे हैं। सो वॉल्यूम परसेंटेज को हम वॉल्यूम परसेंट के नाम से भी जानते हैं या इसको V/V परसेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, in this we determine the In this, we determine the concentration of a particular liquid substance in the mixture as the percentage of that substance volume in relation to the total volume of mixture. Well, जैसा कि हमने अभी मास परसेंटेज के अंदर डिस्कस करा, सेम वही चीज़ है, फॉर्मूला भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, मास की जगह वॉल्यूम। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूट लेते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर जो है हमारे पास सैंपल प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो भी हमारे पास सैंपल प्रेजेंट है उस सैंपल के अंदर मान के चलिए एक केमिकल है, केमिकल ए। मैं क्या करूँगा, उस केमिकल ए की वॉल्यूम को मेजर करूँगा कि भाई पूरा का पूरा जो ए है वो कितना प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर हमारा केमिकल ए है, और भी केमिकल्स हो सकते हैं और सॉल्वेंट भी हो सकता है। वेल, हो सकता नहीं, होगा। सो टोटल वॉल्यूम में से सिर्फ ए वाले का कितना वॉल्यूम है उसको निकालेंगे और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमने सॉल्यूट सिलेक्ट करा, जो कि हमारा इस केस में केमिकल ए है, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जो पूरा सैंपल है उसका कितना वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मोलैरिटी। वेल, मोलैरिटी की बात करें तो ये आप अपने स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड काफ़ी आप फैमिलियर होंगे इस कॉन्सेप्ट से, मोलैरिटी से। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। मोलैरिटी इज ऑफन डिनोटेड एज एम। वेल, मोलैरिटी को जो है हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मोल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की वो हम मोल टर्म्स में दिखाते हैं, मोल की फॉर्म में दिखाते हैं कि भाई कितना मोल प्रेजेंट है। नेक्स्ट, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। हमारे पास जो है इसका कैलकुलेट करने का जो है फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। मोलैरिटी को जैसा कि मैंने आपको बताया कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे पास जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल के अंदर मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक केमिकल प्रेजेंट है और उसको मैंने नाम दिया है केमिकल ए। और इसके अंदर जो है हमारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन का। जब इसकी वॉल्यूम मेजर करेंगे हम कंसीडर करते हैं कि इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला या 1 लीटर सॉल्वेंट डाला हमने और उसके अंदर ए को डिसॉल्व कर दिया। अब ए कितना है उसको हम मोल की टर्म में लेंगे, ठीक है। तो हमने कितना ए की क्वांटिटी इसके अंदर डिसॉल्व करी है या कितना ए इसके अंदर प्रेजेंट है उसको मोल की टर्म्स में लेंगे। अब ये मोल को कैसे कैलकुलेट करा जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे नीचे वाले फॉर्मूले पे।
बट उससे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। हमने मोल तो निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ मोल हैं, कितने वॉल्यूम के अंदर हैं उसको लीटर में लेंगे। हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 1 लीटर, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है मोलैरिटी निकाल सकते हैं। वेल, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो केमिकल ए है उसको हम डिजोल्व तो ग्राम के अंदर करेंगे। हम वेइंग मशीन लेंगे, वेइंग मशीन पे वजन करेंगे तो वहाँ ग्राम में आएगा, ना कि मोल में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि ग्राम को मोल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वो फॉर्मूला क्या है, आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है मैंने। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिस भी सोल्यूट के हमें मोल्स निकालने की भाई कितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको यहाँ पे लिखेंगे। देन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कितना ग्राम वो लिया गया है। फॉर एग्जांपल केमिकल ए को मैंने 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम डिसॉल्व कर दिया था, तो यहाँ पर हम वो 10 ग्राम मास लिखेंगे। उसका मोलिकुलर मास, केमिकल ए का जो भी मोलिकुलर मास होएगा उससे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमें नंबर ऑफ मोल्स बता देगी। उस नंबर ऑफ मोल्स को हम इस फॉर्मूले में यूज करके मोलारिटी को निकाल सकती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मोलैलिटी के पर। ओके, सो यहाँ पर एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये मोलरलिटी नहीं मोलैलिटी होगी, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये जो मोलैलिटी लिखा है ये वाली डेफिनेशन या ये वाला वर्ड जो है एकदम करेक्ट है, आप इसको यहाँ पे जो है करेक्ट करके नोट कर लेना। सो मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज सिमिलर टू मोलैरिटी विद अ स्लाइट डिफरेंस इन देयर फॉर्मूला। वेल, मोलैलिटी जो है वो मोलैरिटी से काफ़ी सिमिलर होती है। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं और मोलैरिटी की बात करूं तो इनके फॉर्मूले के अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अभी हम फॉर्मूले को जब डिस्कस करेंगे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोलैलिटी ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मोल। वेल, मोलैलिटी के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको मोल की टर्म्स में निकालते हैं, जैसा कि हम मोलैरिटी के अंदर करते थे। नेक्स्ट, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जो इसको डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। हमने क्या करा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट हमारे प्रेजेंट हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके फॉर्मूले की बात करें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 1 किलो हमारे सॉल्वेंट के मास के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर के अंदर हमारा क्या रहेगा, सैंपल रहेगा। अब सैंपल के अंदर हमारे पास इधर एक ही कंपोनेंट को इमेजिन करते हैं हम या कंसीडर करते हैं, केमिकल ए। ये केमिकल ए जो है हमारा कितने नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट है। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने आप सभी को बता रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पर हम वही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर हम मास को जब डिवाइड करेंगे 1 kg से 2 kg से या जो भी क्वांटिटी हमारे पास गिवन होगी, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नॉर्मेलिटी। बात करते हैं अब हम नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी ऑफन डिनोटेड एज एन। नॉर्मेलिटी को जो है हम एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। इन दिस वी डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इधर जो है नॉर्मेलिटी के अंदर जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट को, उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में निकालते थे। मोलैरिटी के अंदर हम मोल्स में बात करते थे, यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जब हम ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। सो
फॉर्मूले पे आते हैं ताकि आपको नॉर्मेलिटी के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब नॉर्मेलिटी अगर आपको सॉल्व करनी है या नॉर्मेलिटी समझनी है तो आपको 3 फॉर्मूले जो हैं याद करने पड़ेंगे या 3 फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सो नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी जो है, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस करा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास जो बीकर है, फॉर एग्जांपल ये बीकर हो गया, बीकर के अंदर हमने क्या करा, एक सैंपल लिया, सैंपल के अंदर जो है हमारा एक केमिकल प्रेजेंट है जिसको हमने केमिकल ए कह दिया। इसके अंदर केमिकल ए प्रेजेंट है और कुछ ना कुछ हमारा इसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब ये केमिकल ए जो है इसके अंदर हमारा कितने ग्राम इक्विवेलेंट में प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे थे, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा जो है फाइंड आउट करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगी, बट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है इसको समझते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला गिवन है। हम इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी केमिकल का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब जब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, ये केमिकल ए जो है कुछ ना कुछ अमाउंट में होगा। फॉर एग्जांपल इस ए को मैंने 10 ग्राम ले लिया, 50 ग्राम ले लिया, 10 mg ले लिया, 50 mg ले लिया, 100 mg ले लिया, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो लूंगा। तो यहाँ पर गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट में हमने सोल्यूट को यूज करा है। हम यहाँ पर 10 ग्राम ले सकते हैं, 5 ग्राम ले सकते हैं, 1 ग्राम ले लिया, वो कुछ ना कुछ ग्राम में रहेगा तो उससे मास तो हमें पता लग जाएगा। आई थिंक यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट ये इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का भी जो है एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूले को यूज करके हम इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। अब ये इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये मोलिकुलर मास जो है इजीली हम निकाल सकते हैं। हमारे पास केमिकल ए है, केमिकल ए का जो भी फॉर्मूला रहेगा उसके बेसिस पे इसका मोलिकुलर मास निकाला जा सकता है। जब हम किसी भी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास को डिवाइड करते हैं उसके वैलेंसी फैक्टर से तो हमको इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं वैलेंसी फैक्टर के बारे में, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सो वैलेंसी फैक्टर जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। वैलेंसी फैक्टर को हम एसिडिटी और बेसिसिटी नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बेस कंपाउंड का जो है इक्विवेलेंट मास चेक करूंगा तो वहाँ पर जो है एसिडिटी बोली जाएगी। वैलेंसी फैक्टर को मैं एसिडिटी के नाम से कब बोलूँगा, जब मैं बेस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास चेक करूँगा। और अगर मैं एसिडिक कंपाउंड का जब इक्विवेलेंट मास चेक करूंगा तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर को बेसिसिटी के नाम से बोलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH आयन रिलीज बाय द मॉलिक्यूल। अब ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है उसमें क्या होता है कि कितने H प्लस आयन या कितने OH आयन रिलीज करता है एक मॉलिक्यूल। हमारे पास केमिकल ए है, केमिकल ए का एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिंपली अभी एक एग्जांपल लेता हूँ NaOH का। यहाँ पे हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH। सो यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग में मुझे इतना अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आप जो है इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH आयन हैं, एक OH आयन है। जब मैं इसको सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा या सॉल्वेंट के अंदर डालूंगा तो ये कितने OH आयन रिलीज करेगा, एक OH आयन रिलीज करेगा। तो जितने वो OH आयन रिलीज करता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। अब ये बेस है तो यहाँ पर मैं वैलेंसी फैक्टर की जगह एसिडिटी भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ मॉलिक्यूल रिलीज 1 H प्लस आयन और 1 OH आयन देन इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 1। वेल जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, जो भी कंपाउंड जितने H प्लस आयन को रिलीज करेगा या जितने OH आयन को रिलीज करेगा वो उसका
हमारा क्या रहेगा, वैलेंसी फैक्टर रहेगा। अगर NaOH एक OH आयन रिलीज कर रहा है, उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा जा रहा है या एक्सेप्ट करा जा रहा है। इफ अ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट और डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई भी एटम या कोई भी सोल्यूट हमारा एक इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो वैलेंसी फैक्टर आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो वैलेंसी फैक्टर जो है हम इजीली पता लगा सकते हैं केमिकल को आइडेंटिफाई करके कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है और वो कितने H+ आयन, कितने OH आयन को वो रिलीज कर सकता है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है। तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर आ गया। हमारे पास जो केमिकल ए है उसका वैलेंसी फैक्टर हम निकाल लेंगे केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे। मॉलिक्यूलर मास मिल चुका है केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे। तो हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट मास की। अब जब हमें इक्विवेलेंट मास पता लग जाएगा, तो हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, कितना केमिकल का मास हमें दिया हुआ है या कितना केमिकल ए प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल केमिकल ए हमारा इसके अंदर 100 mg प्रेजेंट है, उसका इक्विवेलेंट मास हमने निकाल लिया। दोनों को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। अब इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे कि भाई कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है। यहाँ 1 लीटर है, आधा लीटर है, 10 लीटर है, उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी नॉर्मेलिटी कहलाई जाएगी। सो ये था हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हमने अलग अलग मेथड्स के बारे में डिस्कस करा, जिसमें हमने जो है कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन डिस्कस करा, मास परसेंटेज के बारे में, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में और नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।